गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 26 नवंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक सुनिएगा। पूरे सेशन को आराम से देखिए। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है, वहां से आप कलेक्ट कीजिए। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। चलिए शुरू करेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर को। डेली करंट अफेयर की सीरीज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए जेसीबी अवार्ड 2024 जीता है? तो पहली चीज तो यह कि जेसीबी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2024 में यह जो अवार्ड है उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। आंसर हो जाएगा आंसर डी। उपमन्यु चटर्जी एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं भारत के। इनका एक उपन्यास है लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। उपन्यास है किसका? उपमन्यु चटर्जी का। ठीक है, याद रहेगा। तो पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं जेसीबी अवार्ड से, तो आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहां पर मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है एग्जाम का। एसएससी सीएचएसएल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि 2019 में पूछा गया था, उस वक्त का हम आंसर ले सकते थे, लेकिन हमारे काम का नहीं है। तो अभी जो करंटली मिला है अवार्ड उसे आप याद रखिए। ठीक है, आईएएस अधिकारी थे, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं उपमन्यु चटर्जी। 2024 के लिए इन्हें जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। कहां के रहने वाले? तो इनका संबंध है भारत के बिहार राज्य से। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किस उपन्यास के लिए इन्हें जेसीबी अवार्ड दिया गया, तो लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ उपन्यास से उपमन्यु चटर्जी का। ठीक है, तो आंसर मिल गया हमको। यहां पर आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। इनका जो उपन्यास है, इन्होंने अपने उपन्यास में किसकी बात की है, किसका जिक्र किया है? तो देखिए ये जो कहानी है ना, जो उपन्यास है उसमें कहानी बताई गई है 1977 में इटली के एक्विलिना में रहने वाले 19 साल के लोरेंजो सेनेसी की एक कहानी है, जिसमें क्या होता है कि लोरेंजो का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद इसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसा घटनाक्रम रहता है इसकी लाइफ का, ये अपनी कहानी में बताया है उपमन्यु चटर्जी ने, जिनके लिए इन्हें जेसीबी अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया। काफी सारे अदर उपन्यास भी रेस में थे, जैसा कि यहां पर मैंने मेंशन किया है, लेकिन हमारे काम के नहीं है, इसलिए आप छोड़ दीजिएगा। आप तो ये याद कर लीजिए कि उपमन्यु चटर्जी का उपन्यास है जिसने जेसीबी अवार्ड 2024 जीता है। ठीक है, जेसीबी अवार्ड सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2018 में, और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। देता कौन है? तो जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन इस अवार्ड को प्रदान करता है और 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। 2018 में जब अवार्ड को शुरू किया गया था, तब पहली बार जो अवार्ड है वो बेन्यामिन को दिया गया था। ठीक है, इनकी रचना जैस्मिन डेस बुक के लिए, जैस्मिन डेस इनकी बुक है। और 2023 में लास्ट ईयर पेरुमल मुरुगन को यह अवार्ड दिया गया था फायरबर्ड इनकी बुक के लिए। और अब दिया गया है किसे? उपमन्यु चटर्जी। इनका उपन्यास है लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, जेसीबी अवार्ड 2024 डन। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए गए? पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी। तो यहां पर कैलाश मकवाना की हम बात करें तो ये नए डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट में। मध्य प्रदेश राज्य में डीजीपी के रूप में कैलाश मकवाना को हाल ही में अपॉइंट किया गया। डीजीपी जानते हैं किसी भी राज्य की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, है ना, पुलिस फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीजीपी। नवंबर 2024 में कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का हाल ही में डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया। इनके पहले अभी तक एमपी में डीजीपी के पद पर सुधीर सक्सेना थे, और इनका स्थान लिया है अब कैलाश मकवाना ने। यहां पर एक और स्टेट के नए डीजीपी बने हैं, उनको भी अगर आप याद कर पाए तो उत्तराखंड के डीजीपी बने हैं दीपम सेठ। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखिए, काम आएगा, है ना। स्टेट की एग्जाम में नॉर्मली डीजीपी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ और मध्य प्रदेश के डीजीपी बने हैं कैलाश मकवाना। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एनटीपीसी का टारगेट बैच अवेलेबल है। आपको पता है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आपके बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है, तो एनटीपीसी टारगेट बैच आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एनटीपीसी के सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज यहां पर कवर करवाए गए हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये बैच मिल जाएगा काफी नॉमिनल चार्जेस में। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर रोज मैं आपको मेंशन करता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बायलिंगुअल आपके लिए एनटीपीसी का टारगेट बैच है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, तो भी आपका एनटीपीसी का टारगेट बैच यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके सारे सब्जेक्ट आपके यहां पर बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक हम 25 नवंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन किसने किया? तो देखिए इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं आई थिंक। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। पहली चीज तो ये याद रखिए कि 2024 में आयोजन कहां हो रहा है। आयोजन हो रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और इसका इनॉग्रेशन किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? पीएम मोदी। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आयोजन करवाती है नॉर्मली। तो पहले तो आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सहकारी संगठन क्या होते हैं। सहकारी संगठन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या होता है? इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का ग्रुप होता है। व्यक्तियों का ग्रुप होता है, वो समान प्रॉफिट या समान हिस्सेदारी के रूप में आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, और ये सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं सहकारी संगठन के रूप में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अमूल बहुत अच्छा एग्जांपल है। अमूल की स्थापना की गई थी। अमूल क्या करता है? किसानों से दूध प्रोडक्ट लेता है, दूध लेता है किसानों से, और फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करता है, पनीर और जो भी अदर चीजें बनती हैं दूध से, उनको सेल करता है, और जो प्रॉफिट आता है वो दूध के किसानों के साथ बांटता है। तो ये जो पूरी साइकिल है ना अमूल की, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को आपको डिफाइन करने में बहुत ही मदद करती है। सबका हित जुड़ा होता है, जो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं संगठन के साथ, ये होते हैं सहकारी संगठन। ठीक है, तो सहकारी संगठन को देश में प्रमोट करने के लिए, इनका विकास करने के लिए 25 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स कॉन्फ्रेंस 2024 का इनॉग्रेशन किया, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में 2025 मनाया जाने वाला है, इसका भी हाल ही में इनॉग्रेशन किया। यहां पर याद रखिएगा कि पहली बार हो रहा है जब भारत में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 25 से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षण में फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, अमूल एंड कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये सभी मिलकर संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से ये उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझिए कि पहले थीम क्या है। तो देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। थीम की बात करें तो कॉपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया था, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन। इसी को ध्यान में रखते हुए थीम का निर्माण किया गया है, कॉपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, उद्देश्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ग्लोबल सहयोग को बढ़ावा देना, सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, और उनकी सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा की जाएगी। यहां पर जो विकासशील देश है उन देशों में सहकारी संगठनों की भूमिका को और ज्यादा मजबूत करना,
यह मुख्य मोटिव है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का। सबसे मेन भूमिका इसको आयोजित करवाने में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यह सहकारी समितियों को एकजुट करने का काम करता है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस आयोजन 2024 में कहां? नई दिल्ली। इनॉग्रेशन किसने किया? भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी। आपको एक चीज यहां पर याद रखना चाहिए कि 19 जून 2024 को जो यूनाइटेड नेशन का 78th सेशन आयोजित किया गया था ना, उसमें 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में ऑब्जर्व करने का घोषणा उस वक्त की गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2025 को। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पहले तो हम यह समझें कि डेविस कप किससे संबंधित टूर्नामेंट है। डेविस कप की बात करते हैं तो यह टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है, ध्यान रखना। किससे? टेनिस। हाल ही में डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने अपने नाम किया। किसने? इटली ने। पहले भी देखिए एसएससी सीएचएसएल का यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए डेविस कप का खिताब इटली ने अपने नाम किया है, एक मेल टेनिस टूर्नामेंट है। क्या होता है कि किसी भी देश के जो टेनिस प्लेयर होते हैं ना, वो टीम के रूप में यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक देश की एक टेनिस टीम होती है टूर्नामेंट में, और ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। ये भी एक चीज एड्रेस कीजिएगा। इस साल 2024 में डेविस कप का 112वां संस्करण खेला गया है, 112वां एडिशन। ठीक है, टेनिस की नेशनल टीम्स के बीच में खेला जाता है सभी देशों की। टूर्नामेंट में इटली ने नीदरलैंड की टीम को हराकर, टेनिस टीम को हराकर डेविस कप 2024 का खिताब जीता। तो डेविस कप 2024 में विनर हो जाती है इटली की टीम और रनर अप हो जाता है नीदरलैंड। देखिए इटली का यह लगातार दूसरा डेविस कप का खिताब है। इटली की ओर से जेनिक सिनर, फिलिप्पो वोलार्डी, बहुत फेमस ये टेनिस प्लेयर हैं, ये एक टीम के रूप में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और डेविस कप 2024 का इन्होंने खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो इटली विनर रहा और नीदरलैंड रहा रनर अप। डेविस कप की शुरुआत सबसे पहली बार अगर हम बात करते हैं तो 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक इंटरनेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? टेनिस का वर्ल्ड कप। ठीक है, एक बार इसका ईयर स्टार्टिंग का कंफर्म कर लीजिएगा, मैं आपको कंफर्म करके बाद में इसको क्लियर कर दूंगा। यहां पर याद रखिएगा, कल हमने एक टूर्नामेंट की यहां पर बात की थी, महिलाओं का एक टूर्नामेंट था बहुत ही फेमस, बिली जिन किंग कप। अगर हम बिली जिन किंग कप की यहां पर बात करते हैं कि बिली जिन किंग कप किसका टूर्नामेंट है, तो ये महिला टेनिस टूर्नामेंट है। बताया था मैंने आपको, यह महिलाओं की इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप के रूप में देखा जाता है। डेविस कप पुरुषों का है और महिलाओं में बिली जिन किंग कप, कल हमने इसकी बात की थी। ठीक है, इसमें हर देश की टेनिस खिलाड़ी टीम के रूप में भाग लेती है। पहले इसे फेड कप या फेडरेशन कप के रूप में जाना जाता था। 2024 में बिली जिन किंग कप का खिताब भी इटली की ही टीम ने अपने नाम किया। इटली ने स्लोवाकिया को फाइनल में हराया था और बिली जिन किंग कप का खिताब जीता था। सबसे ज्यादा बार अभी तक यूएसए 18 बार जीत चुका है बिली जिन किंग कप का खिताब। नाम थोड़ा सा अलग है, याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं हम। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की हम बात करते हैं भारत में, तो हर साल एड्रेस किया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, नेशनल मिल्क डे या डेयरी डे के रूप में भी इसे देखते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इसे याद रखना चाहिए। ठीक है, 26 नवंबर। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नाम सुना है आपने इनका, कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति, उसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 26 नवंबर को, उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। देखिए, दूध प्रोडक्ट को और दूध उत्पादन को देश में बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाए जाने का। 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में हम अगर थोड़ा सा देखें, पर इसके पहले ये जान लें कि दूध उत्पादन में वर्ल्ड में पहले नंबर पर इंडिया का नाम आता है, सेकंड पर अमेरिका और थर्ड पर है पाकिस्तान। दूध उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य देखें 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग तो यह है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। फिर सेकंड पर आता है राजस्थान और थर्ड पर है एमपी। वर्गीस कुरियन की बात करेंगे तो वर्गीस कुरियन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इन्हीं के नेतृत्व में 1970 में, जो कि दूध उत्पादन के बढ़ावा देने से संबंधित था। इसीलिए वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक। 1921 से 2012 तक इनका जन्म हुआ था, 1921 में। अवार्ड कौन कौन से मिले हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है 1963 में। कृषि रत्न अवार्ड दिया गया था 1986 में। विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में दिया गया था वर्गीस कुरियन को। ठीक है, ये तो हो गए इंटरनेशनल अवार्ड। भारत के नागरिक सम्मान देखें तो पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1999, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद किसे झारखंड का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी आई थिंक बताया था कि झारखंड में 81 सीटें विधानसभा की इलेक्शन हुए थे, 23 नवंबर को रिजल्ट आया और यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, जो कि कांग्रेस के साथ एक अलायंस है, इंडियन अलायंस। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे ज्यादा सीटें, तो इन्हीं के सीएम बने हैं हेमंत सोरेन झारखंड में। ठीक है, झारखंड के एक बार फिर से सीएम बने हैं, पहले भी हेमंत सोरेन ही थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये एक बार फिर से सीएम बने हैं झारखंड में। तो 23 नवंबर को झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 के परिणाम घोषित हुए। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलायंस ने यहां पर बहुमत हासिल किया है। परिणाम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हेमंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया झारखंड में। हेमंत सोरेन 8 नवंबर को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेने वाले हैं। वहां के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार इनको सीएम पद की शपथ दिलवाएंगे हेमंत सोरेन को। तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 इन्होंने अपने नाम की। सेकेंड बड़ा दल बनता है बीजेपी, 21 सीटें आई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीटें मिली। टॉप 3 है। अब इनका अलायंस है तो obvious सी बात है कि इनकी गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, तो हेमंत सोरेन बने हैं झारखंड में सीएम। महाराष्ट्र की 81 विधानसभा की सीटें है झारखंड में। सेकेंड आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 288 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से बीजेपी ने सबसे ज्यादा जीती है 132। फिर शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उसने 57 सीटें अपने नाम की। तो इनका अलायंस है। ठीक है, तो बीजेपी शिवसेना का जो अलायंस है एकनाथ शिंदे वाला, obvious सी बात है कि वो बहुमत लेकर आया है और इनकी सरकार बनेगी गठबंधन की। यहां पर थर्ड पार्टी बनती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 41 सीटें ये अपने नाम करके गए। पर आप तो ठीक है, सीटें तो वैसे भी शायद ही पूछी जाए, पर टॉप बड़ी पार्टी देखें तो बीजेपी है 132 सीटों के साथ महाराष्ट्र में। मैंने आपको बोला था पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा कौन कितनी सीट जीत के आया, तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी।
ठीक है ना। ये बीजेपी 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 57, एनसीपी 41 और ये है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उनको 20 सीटें मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर 16 सीटें मिली है महाराष्ट्र में। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में जो बीजेपी का अलायंस है उनकी गवर्नमेंट बनेगी और जो भी सीएम चुने जाते हैं उनके बारे में आपको बाद में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, चलिए 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह दिया गया है गुल्लू मूवी को। आपको पता है 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हाल ही में गोवा में, है ना। वो इमेज मत देखना, गोवा में आयोजित किया गया है। यहां पर इमेज में इसको यहां क्लियर करो। गोवा में आयोजित 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। शुरुआत 2021 में की गई थी क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी के अवार्ड की। इसमें यंग इंडियन फिल्म पार्टिसिपेट्स जितने भी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गुल्लू मूवी को और रनर अप यहां पर रही थी वी हियर द सेम। आपको तो विनर याद करना है, तो ये हो गई गुल्लू मूवी। और अदर भी कैटेगरी है, यहां पर मैंने मेंशन कर दिए पर उम्मीद कम है कि ये पूछी जाएगी कैटेगरी। तो बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर है अर्शली जोस, इन्हें याद रखिएगा, गुल्लू मूवी के लिए ही डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है इनको। और अदर यहां पर पॉज करके देख लेना या फिर जो पीडीएफ मिल जाए तो वहां से देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 40वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। आंसर हो जाएगा आंसर है। आयोजन कहां हुआ, किसने करवाया, यह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन एक फुटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है। क्लब टूर्नामेंट है ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। इस साल 2024 में यह इसका 40वां संस्करण है, क्योंकि सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन आयोजित करवाता है तो सिक्किम गोल्ड कप के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इस बार इसका आयोजन सिक्किम के गंगटोक में किया गया। अब फाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गंगटोक हिमालय स्पोर्टिंग क्लब को हराकर हाल ही में इसका खिताब अपने नाम किया। 14th ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 सिक्किम गोल्ड कप के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। शुरुआत की गई थी इसकी 1979 में। सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है। आयोजन सिक्किम के गंगटोक में। विनर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ठीक है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित कॉप 29 में वर्ष 2035 तक, नोट कीजिएगा 2035 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो विकासशील देश है उनकी सहायता के लिए हर साल कितने बिलियन डॉलर की सहायता पर सहमति बनी? तो कॉप 29 की बैठक अजरबैजान के बाकू में हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था। यहां पर जो विकासशील देश है ना, वो जलवायु परिवर्तन से निपट सके इसलिए उनको सालाना एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो दी जाएगी 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। आंसर डी, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी। अजरबैजान के बाकू में जो आयोजित किया गया है कॉप 29, इसमें यह फैसला किया गया। ठीक है, 2035 तक। कब तक? 2035 तक जो विकासशील देश है उनको मदद की जाएगी। पहले यह प्रावधान 2009 में लाया गया था वैसे, लेकिन तब प्रावधान था कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे हर साल। अब कॉप 29 में इसको चेंज किया गया है और इससे कर दिया गया है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस फंड को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 300 बिलियन डॉलर हर साल दिए जाएंगे 2035 तक। लास्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो आईपीएल 2025 की जो नीलामी हुई है ना, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड
तोड़ा है ऋषभ पंत ने। 27 करोड़ रुपए में बिके हैं ये आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत। किसने खरीदा? लखनऊ सुपर जॉइंट। इन्होंने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है ऋषभ पंत को। ये पहले दिल्ली कैपिटल के प्लेयर थे, ठीक है ना। अब लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीद लिया है ऋषभ पंत को, सबसे महंगी बोली 27 करोड़ रुपए की। तो ऋषभ पंत आईपीएल 2025 के जो ऑक्शन हुए हैं उसमें आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं जो कि बिके हैं। ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिनको 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। 26 करोड़ 75 लाख में पंजाब किंग्स 11 ने। सबसे महंगे कौन? ऋषभ पंत। किसने खरीदा? लखनऊ सुपर जॉइंट। डन। तो यहां पर 26 नवंबर के सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से देखिए क्या डिस्कस किया था हमने। निम्न में से किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है रेसलिंग में। हाल ही में किस संगठन द्वारा रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की गई? तो वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट है। नवंबर 2024 में निम्न में से किसके द्वारा विजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। नवंबर 2024 में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य गगनयान मिशन के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया गया? तो यह समझौता हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत जीता है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी बताया हेमंत सोरेन बने हैं सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो इसे यूनिसेफ ने जारी किया है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? किस राज्य में देश के पहले संविधान संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया गया? तो देश के पहले संविधान संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया गया है कहां पर? हरियाणा में। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। एक एक फैक्ट को हमने समझा, एक एक क्वेश्चन की हमने रिवाइज किया है। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर में जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने दिए थे उनके आंसर बता देता हूं मैं आपको। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी की बात करें तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने परास्त किया था इब्राहिम लोधी को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और किस एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई? तो रिजर्व बैंक अधिनियम लाया गया था 1934 में। इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई बना 1935 में, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसका था? और हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? अभी कुछ समय पहले इलेक्शन हुए तो आप बता पाओगे। तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो फिर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।